व्याख्यान 8 बच्चों के स्वप्न। हमें यह महसूस हुआ था कि हम बहुत तेज चल आए हैं, इसलिए आइए थोड़ा सा पीछे लौट जाएं, अपना पिछड़ा परीक्षण करने से पहले, जिसमें हम अपनी विधि के द्वारा स्वप्न विपर्यास की कठिनाई से बचने की कोशिश की थी। हमने यह कहा था कि यदि कोई ऐसे स्वप्न हो जिनमें विपर्यास बिल्कुल नहीं होता या बहुत थोड़ा होता है, तो उन्हीं तक अपना ध्यान सीमित रखकर विपर्यास के प्रश्न को छोड़ जाना सबसे अच्छा रहेगा। ऐसा करते हुए भी हम अपने ज्ञान के परिवर्तन का असली मार्ग छोड़ रहे हैं, क्योंकि वास्तव में जिन स्वप्नों में विपर्यास होता है उनमें अर्थ लगाने की अपनी विधि का लगातार प्रयोग करने के बाद और उनका पूरा विश्लेषण करने के बाद हमें उन स्वप्नों के अस्तित्व का पता चला था जिनमें विपर्यास नहीं होता। जिन स्वप्नों को हम खोज रहे हैं वे बच्चों में मिलते हैं। वे छोटे, स्पष्ट, सुसंबद्ध और समझने में आसान तथा असंदिग्ध होते हैं, फिर भी निश्चित रूप से होते स्वप्न ही हैं। पर आप यह न समझिए कि बच्चों के सब स्वप्न इस तरह के होते हैं। बचपन में बहुत जल्दी स्वप्नों में विपर्यास दिखने लगता है और हमारे रिकॉर्ड में 5 और 4 वर्ष के बीच के बच्चों के ऐसे स्वप्न हैं जिनमें बाद के जीवन के सब स्वप्नों की विशेषताएं दिखाई देती हैं। पर यदि आप उन स्वप्नों पर ही विचार करें जो पहचान योग्य मानसिक क्रिया आरंभ होने के और 4 या 5वें वर्ष के बीच में होते हैं, तो आपको एक ऐसी श्रेणी दिखाई देगी जिसे हम शैशवीय अर्थात शैशव में होने वाली स्वप्न श्रेणी कह सकते हैं। और बचपन के बाद के वर्षों में आपको उसी तरह के अकेले स्वप्न मिल सकते हैं। सच तो यह है कि बड़े आदमियों में भी कुछ अवस्थाओं में ऐसे स्वप्न दिखाई देते हैं जो शैशवीय स्वप्नों से भिन्न नहीं होते। बच्चों के इन स्वप्नों की असली प्रकृति के बारे में बिना कठिनाई के भरोसे की जानकारी मिल सकती है और हमें आशा है कि यह जानकारी निर्णायक और सर्वमान्य सिद्ध होगी। इन स्वप्नों को समझने के लिए न किसी विश्लेषण की आवश्यकता है और न कोई विधि प्रयोग में लाने की। जो बच्चा स्वप्न बतलाता है उससे सवाल पूछने की भी आवश्यकता नहीं है, पर हमें उसके जीवन के बारे में कुछ पता होना चाहिए। प्रत्येक उदाहरण में पिछले दिन का कोई ऐसा अनुभव होता है जो स्वप्न की व्याख्या करता है। स्वप्न पिछले दिन के अनुभव पर नींद में मन की प्रतिक्रिया है। अब हम कुछ उदाहरण लेंगे जिनके आधार पर हम आगे निष्कर्ष निकाल सकेंगे। 1 वर्ष 10 महीने आयु के किसी बच्चे को किसी को जन्म दिवस के उपहार के रूप में एक टोकरी जामुन देने थे। उसने स्पष्टतः बड़ी अनिच्छा से यह उपहार दिया, यद्यपि उसे भी उनमें से कुछ देने का वायदा किया गया था। सवेरे उसने अपना स्वप्न बताया। हरमैन ने सारे के सारे जामुन खा लिए। 3.25 साल की एक लड़की पहली बार एक झील पर सैर करने गई। जब वे जमीन के पास पहुंचे तब वह नाव से उतरना ही नहीं चाहती थी और जोर से रोने लगी। स्पष्ट है कि झील पर उसका समय बहुत तेजी से गुजरा था। सवेरे उसने कहा, रात में झील पर सैर कर रही थी। हम संभवतः यह अनुमान कर सकते हैं कि यह सैर ज्यादा देर रही होगी। 5.25 साल के एक लड़के को हॉल स्टार्ट के पास एस्कंटल घुमाने ले जाया गया। उसने सुना था कि हॉल स्टार्ट डार्क स्टीन की तलहटी में है और उस पर्वत में उसने बड़ी दिलचस्पी दिखाई थी। औसी में बने हुए मकान से डार्क स्टीन का दृश्य बड़ा सुंदर दिखाई देता था और दूरबीन से उसकी चोटी पर बनी हुई साइमनी हट या कुटिया देखी जा सकती थी। बच्चे ने बार बार दूरबीन से कुटिया देखने की कोशिश की थी, पर किसी को मालूम नहीं था कि उसे सफलता मिली या नहीं। यह यात्रा हर्षपूर्ण आशाएं लेकर शुरू हुई थी। जब कोई नया पहाड़ दिखाई देता था तब यह बच्चा पूछता था, क्या वह डार्क स्टीन है? हर बार उसके प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होता था। हौसला छोड़कर वह बिल्कुल चुप हो गया और उसने औरों के साथ चलकर जलप्रपात तक पहुंचने से भी इनकार कर दिया। लोगों ने समझा कि वह थक गया है। पर अगले दिन सवेरे उसने बड़ी खुशी से कहा, रात हमने यह सपने देखा कि हम साइमनी हट में हैं। तो उसने इस आशा से यात्रा में हिस्सा लिया था। वह एक ही ब्यौरा पता लगा सका जो उसने पहले सुना था। 6 घंटे तक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इस प्रश्न पर हमें जितनी जानकारी चाहिए उसके लिए ये 3 स्वप्न काफी हैं।
हम देखते हैं कि बचपन के ये स्वप्न अर्थहीन नहीं होते, विपूर्ण और समझ में आने योग्य मानसिक कार्य होते हैं। स्वप्नों के बारे में डॉक्टरी विज्ञान की जो राय मैंने आपको बताई थी वह याद करिए और पियानो की कुंजियों पर चढ़ने वाली अकुशल उंगलियों की तुलना भी करिए। आपको अवश्य दिखाई देगा कि बच्चों के जो स्वप्न मैंने आपको बताए हैं उनसे इस धारणा का कितना प्रबल खंडन हो जाता है। पर यह बात बड़ी असामान्य होगी कि कोई बच्चा नींद में पूर्ण मानसिक कार्य कर सके और बड़ा आदमी उस स्थिति में सिर्फ बीच बीच में प्रबल होने वाली प्रतिक्रियाएं ही कर सके। इसके अतिरिक्त हमें यह बात युक्ति युक्त मालूम होती है कि बच्चे की नींद अधिक अच्छी और अधिक गहरी होती है। इन स्वप्नों में कोई विपर्यास नहीं है और इसलिए इनका अर्थ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह व्यक्त और गुप्त वस्तु में भिन्नता नहीं है। इससे हम यह नतीजा निकालते हैं कि विपर्यास स्वप्न की प्रकृति का सर्वथा आवश्यक हिस्सा नहीं है। मुझे आशा है कि यह बात सुनकर आपके दिमाग से एक बोझ हट जाएगा। तो भी बारीकी से विचार करने पर हमें यह मानना पड़ता है कि इन सपनों में भी विपर्यास यद्यपि बहुत ही कम मात्रा में होता है और व्यक्त वस्तु और गुप्त स्वप्न विचार में थोड़ा अंतर होता है। बच्चे का स्वप्न पिछले दिन के अनुभव की एक प्रतिक्रिया है। वह अनुभव कोई अफसोस, कोई चाह या कोई अधूरी इच्छा पीछे छोड़ गया है। स्वप्न में हम इस इच्छा की सीधी और प्रत्यक्ष रूप से पूर्ति करते हैं। अब उन बातों पर विचार कीजिए जो हमने पहले पेश की थी और जिनमें यह बताया गया था कि बाहरी या भीतरी कायिक उद्दीपन नींद के विधातक और स्वप्न के जनक के रूप में क्या कार्य करते हैं। इस प्रश्न पर हमने कुछ निश्चित तथ्य प्राप्त किए थे, पर यह व्याख्या सिर्फ थोड़े से स्वप्नों के बारे में सही उतरती थी। बच्चों के इन स्वप्नों में कोई ऐसे कायिक उद्दीपनों के प्रभाव का कोई संकेत नहीं मिलता। इस विषय में हमारी कोई भूल नहीं हो सकती थी, क्योंकि ये स्वप्न पूरी तरह समझ में आ जाने वाले हैं और प्रत्येक स्वप्न पूरे का पूरा आसानी से समझा जा सकता है। पर इस कारण हमें यह विचार नहीं छोड़ देना चाहिए कि वह उद्दीपन स्वप्न पैदा करता है। हम सिर्फ यह पूछ सकते हैं कि शुरू से ही हम यह क्यों भूल जाते हैं कि शारीरिक नींद विघातक उद्दीपनों के अलावा मानसिक नींद विघातक उद्दीपन भी होते हैं। निश्चय ही हम जानते हैं कि वयस्कों की नींद में मुख्यतया इन्हीं के कारण बाधा होती है। ये नींद के लिए आवश्यक मानसिक अवस्था अर्थात बाहरी दुनिया से दिलचस्पी के खिंचाव को रोकते हैं। आदमी चाहता है कि मेरे जीवन में कोई व्याघात ना आए। वह जो कुछ कर रहा है वही करते रहना चाहता है और उसके ना सोने का यही कारण है। इसलिए बच्चे के लिए नींद खराब करने वाला मानसिक उद्दीपन उसकी अधूरी इच्छा है और इस पर बच्चे की प्रतिक्रिया ही स्वप्न है। इससे जब आगे बढ़ते ही हम स्वप्नों के बारे में एक नतीजे पर आ जाते हैं। यदि स्वप्न एक मानसिक उद्दीपन की प्रतिक्रिया है तो उनका महत्व इस बात में होना चाहिए कि वे उत्तेजन का आवेश चार्ज खत्म कर दें, जिससे उद्दीपन हट जाए और नींद जारी रह सके। हम अभी यह नहीं जानते कि स्वप्न के द्वारा यह निरावेश या विसर्जन डिस्चार्ज गतिकीय दृष्टि से कैसे होता है, पर यह हम पहले ही देख चुके हैं कि स्वप्न नींद के विधातक नहीं है जैसा कि उन्हें आमतौर से माना जाता है, बल्कि विघातक प्रभाव से इसकी रक्षा करने वाले हैं। यह सच है कि हम यह सोचते हैं कि स्वप्न ना आए होते तो हम अच्छी नींद सो होते, पर हमारा ख्याल गलत है। सच्चाई यह है कि स्वप्न की सहायता के बिना हम जगह भी ना सो पाते और हम स्वप्न के कारण ही ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह सो सके। यह थोड़ी बहुत हमारी नींद बिगाड़ते जरूर हैं, पर यह तो ठीक वैसे ही है जैसे पुलिस वाला शांति भंग करने वालों को भागते हुए प्राय शोर करके हमें जगा दिया करता है। स्वप्न किसी इच्छा के कारण पैदा होते हैं और स्वप्न की वस्तु उस इच्छा को प्रकट करती है। यह स्वप्नों की मुख्य विशेषता है। दूसरा इतनी ही स्थिर विशेषता यह है कि स्वप्न विचार को केवल व्यक्त ही नहीं करता, बल्कि इस इच्छा को एक मति भ्रामक अनुभव के रूप में पूर्ण हुआ दिखाता है। मैं झील पर सैर करना चाहता हूँ। इस इच्छा से एक स्वप्न पैदा होता है जिसकी वस्तु यह है कि मैं झील पर सैर कर रहा हूँ। इस प्रकार बचपन के इन सरल स्वप्नों में भी गुप्त और व्यक्त सपनों का अंतर है और गुप्त स्वप्न विचार में यह विपर्याय भी है कि विचार अनुभव के रूप में आ गया है। किसी स्वप्न का अर्थ लगाने में सबसे पहले हमें इस परिवर्तन के प्रक्रम को हटाना होगा।
यदि इसे हम स्वप्नों की सबसे व्यापक विशेषताओं में से एक मान लिया जाए तो हमें पता चलता है कि ऊपर बताए गए स्वप्न अवयव को कैसे अनुवादित या रूपांतरित किया जा सकता है। मैं अपने भाई को निराई करते देखता हूँ का यह अर्थ नहीं है कि मेरा भाई घास हटा रहा है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई खर्च कम करें, बल्कि उसे खर्च कम करना ही पड़ेगा। हमने जो दो व्यापक विशेषताएं बताई हैं उनमें से पहली की अपेक्षा दूसरी को स्पष्टतः बिना विरोध स्वीकार किए जाने की अधिक संभावना है। विस्तृत जांच पड़ताल से ही हम यह निश्चय कर सकते हैं कि स्वप्न पैदा करने वाला कारण सदा कोई इच्छा ही होती है और वह कभी भी कोई आवश्यक कार्य या प्रयोजन या कोई डांट फटकार नहीं हो सकती, परंतु दूसरी विशेषता जैसी की तैसी रहती है। अर्थात यह कि स्वप्न इस उद्दीपन को सिर्फ पुनः प्रस्तुत ही नहीं करता, बल्कि एक तरह से इसको जीकर इसे हटा देता है, दूर कर देता है, शांत कर देता है। स्वप्नों की इन विशेषताओं के प्रसंग में हम अपनी स्वप्नों और गलतियों की तुलना पर फिर विचार कर सकते हैं। गलतियों पर विचार करते हुए हमने बाधक प्रवृत्ति और बाधित प्रवृत्ति में भेद दिखाया था। जिन दोनों के समझौते के रूप में गलती पैदा हुई थी, स्वप्न भी उसी श्रेणी में आते हैं। बाधित प्रवृत्ति सोने की ही प्रवृत्ति हो सकती है और बाधक प्रवृत्ति मानसिक उद्दीपन के रूप में आ जाती है, जिसे हम इच्छा कह सकते हैं, जो पूर्ति या तृप्ति के लिए शोर मचा रही है, क्योंकि इस समय हम नींद के बाधक और किसी मानसिक उद्दीपन को नहीं समझते, नहीं जानते। यहाँ भी स्वप्न एक समझौते का परिणाम है। हम सोते हैं पर फिर भी एक इच्छा की तृप्ति अनुभव करते हैं, एक इच्छा की तृप्ति करते हैं और साथ ही सोते भी रहते हैं। प्रत्येक को आंशिक सफलता और आंशिक विफलता मिलती है। आपको याद होगा कि एक स्थान पर हमने यह आशा की थी कि स्वप्नों की समस्या को समझने का रास्ता इस तथ्य से निकल आएगा कि कुछ बड़े स्पष्ट कल्पना जाल दिवा स्वप्न कहलाते हैं। ये दिवा स्वप्न तो सचमुच इच्छाओं की पूर्ति ही है। ये आकांक्षा पूर्ति या कामुक इच्छाओं की पूर्ति है, जिन्हें हम इस रूप में पहचानते हैं, पर वे विचार में पहुंच जाती हैं और उनकी चाहे कितनी ही सजीव कल्पना की जाए, पर वे कभी भी मति भ्रमात्मक अनुभवों का रूप नहीं लेती। इसलिए यहाँ स्वप्न की दो मुख्य विशेषताओं में से कम निश्चित विशेषता कायम रहती है और दूसरी विशेषता जिसके लिए नींद की अवस्था आवश्यक है और जो जागृत जीवन में नहीं अनुभव की जा सकती, सर्वथा अनुपस्थित है। इसलिए भाषा में हमें यह संकेत मिलता है कि इच्छा पूर्ति स्वप्नों की मुख्य विशेषता है, और फिर यदि स्वप्नों में होने वाले अनुभव कल्पनात्मक निरूपण का ही दूसरा रूप है, यह रूप नींद की विशेष अवस्थाओं में संभव हो जाता है और इसे हम रात का दिवा स्वप्न कह सकते हैं, तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि स्वप्न निर्माण का प्रक्रम किस तरह रात में क्रियाशील उद्दीपन को प्रभावहीन कर सकता है और तृप्ति करा सकता है। कारण यह है कि दिवा स्वप्न भी तृप्ति से घनिष्ठ रूप से जुड़ी ही क्रिया व्यापार की एक रीति ही है और असल में तृप्ति के लिए ही हम लोग इसे प्रयोग में लाते हैं। भाषा में इसके अलावा कई और भी वो प्रयोग हैं जिनसे यही ध्वनि निकलती है। हम इस कहावत से परिचित हैं, सुअर को स्वप्न में भी आम की गुठली दिखती है और मुर्गी को अनाज के दाने। आप देखते हैं कि यह कहावत और भी नीचे बच्चों से भी परे पशु पक्षियों पर पहुंचती है और यही कहती है कि स्वप्नों की वस्तु किसी अभाव की पूर्ति है। हम कहा करते हैं कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा, स्वप्न के समान सुंदर वह धन के स्वप्न देखना चाहता है। सारे स्वप्न धूल में मिल जाए, स्वप्न साकार हो जाए। यहाँ बोलचाल की भाषा में स्पष्ट प्रभाव की पूर्ति के लिए स्वप्न का प्रयोग किया जाता है। यह ठीक है कि चिंताओं और कष्टों के भी स्वप्न आते हैं, पर स्वप्न शब्द का सामान्य प्रयोग हमेशा किसी बढ़िया इच्छा पूर्ति के लिए होता है और ऐसी कोई कहावत नहीं है जो यह कहती हो कि सुअर और मुर्गियां जिवह किए जाने का स्वप्न देखती हैं। निस्संदेह यह बात समझ में आने वाली नहीं है कि स्वप्नों का इच्छा पूर्ति का यह गुण इस विषय पर पहले के लेखकों की नजर से बच गया हो। सच तो यह है कि उन्होंने इसका बहुत बार उल्लेख किया, पर उनमें से किसी के मन में यह बात नहीं आई कि इस विशेषता को व्यापक विशेषता के रूप में पहचानने और इसे स्वप्नों की व्याख्या की कुंजी समझे। इसमें उन्हें जो रुकावट पड़ी होगी उसकी हम आसानी से कल्पना कर सकते हैं।
हम बाद में इस प्रश्न पर विचार करेंगे। अब जरा यह सोचिए कि हमें बच्चों के स्वप्नों पर विचार करने से कितनी सारी जानकारी प्राप्त हो गई, और वह भी बिना किसी विशेष परेशानी के। हमने जाना कि स्वप्नों का कार्य नींद की रक्षा करना है, कि वे दो विरोधी प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप पैदा होते हैं, जिनमें से एक अर्थात नींद की अभिलाषा अपरिवर्तित रहती है और दूसरी किसी मानसिक उद्दीपन को प्राप्त करने की कोशिश करती है। कि स्वप्न मानसिक व्यापार सिद्ध हुए हैं जो अर्थपूर्ण होते हैं, कि उनकी दो मुख्य विशेषता हैं, अर्थात वे इच्छा पूर्ति हैं और मति भ्रमात्मक अनुभव हैं। और इस बीच हम यह प्रायः भूल ही गए हैं कि हम मनोविश्लेषण का अध्ययन कर रहे थे। स्वप्नों और गलतियों में संबंध सूत्र बांधने के अलावा हमारे काम का और कोई विशेष नतीजा नहीं हुआ। मनोविश्लेषण की मान्यताओं से बिल्कुल अपरिचित भी कोई मनोवैज्ञानिक यह व्याख्या कर सकता था, फिर किसी ने ऐसा क्यों नहीं किया? यदि सब स्वप्न शास्त्रीय प्रारूप के भी होते तो समस्या सुलझ गई होती और हमारा उद्देश्य पूरा हो गया होता, और वह भी स्वप्न देखने वाले से बिना कुछ पूछे, अचेतन से बिना कुछ कहे, या मुक्त साहचर्य के प्रक्रम का बिना उपयोग किए ही हो गया होता। स्पष्ट है हमें इसी दिशा में अपना काम जारी रखना होगा। हम पहले बार देख चुके हैं कि सर्वत्र मान्य बताई जाने वाली विशेषताएं बाद में सिर्फ एक तरह के और थोड़े से स्वप्नों के लिए ही ठीक सिद्ध हुई हैं। इस प्रकार हमें अब जो प्रश्न तय करना है वह यह है कि क्या बच्चों के स्वप्नों से प्रकट हुई सामान्य विशेषताएं इनसे अधिक स्थायी होती हैं, और क्या वे उन स्वप्नों के लिए भी ठीक उतरती हैं जिनका अर्थ सीधा नहीं है और जिनकी व्यक्त वस्तु में हमें पिछले दिन की बची हुई इच्छा का कोई निर्देश नहीं मिलता। हमारा ख्याल यह है कि इन दूसरे स्वप्नों में बहुत अधिक विपर्यास हो गया और इसलिए हमें फौरन कोई फैसला नहीं करना चाहिए। हमें यह भी संदेह है कि इस विपर्यास को हटाने के लिए हमें मनोविश्लेषण की विधि की आवश्यकता होगी, जिसे हम अभी इस विषय को सीखते समय अलग रख देना चाहते हैं, और जैसे हमने अभी बच्चों के स्वप्नों का अर्थ लगाते हुए किया है वैसे ही उसके बिना काम चलाना चाहते हैं। कम से कम एक और तरह के स्वप्न भी ऐसे होते हैं जिनमें कोई विपर्यास नहीं होता और जिन्हें बच्चों के स्वप्नों की तरह हम आसानी से पहचान सकते हैं कि वे इच्छा पूर्ति हैं। ये स्वप्न वे हैं जो भूख, प्यास और कामुक इच्छा, इन अनिवार्य शारीरिक आवश्यकताओं के कारण जीवन भर आते रहते हैं, और इस अर्थ में वे इच्छा पूर्ति हैं कि वे भीतरी कायिक उद्दीपनों की प्रतिक्रिया हैं। इस प्रकार मेरे रिकॉर्ड में 1 साल 7 महीने की एक छोटी बच्ची का स्वप्न है जिसमें भोजन की वस्तुएं तथा उसका नाम दिखा था, अन्ना एफ, स्ट्रॉबेरी, बिलबेरी, अड़ा, अंडा, फल। यह स्वप्न एक दिन के उपवास की प्रतिक्रिया स्वरूप आया था और स्वप्न में 2 बार वही फल दिखाई पड़े जिन्हें खाने से उसे अपच की शिकायत हो गई थी और जिसके कारण उसे उपवास करना पड़ा था। साथ ही उसकी दादी को उन दोनों की आयुओं का था। गोदे में तकलीफ के कारण एक दिन उपवास करना पड़ा और उसे रात को यह स्वप्न आया कि वह कहीं दावत में गई हुई है और उसके आगे बड़ी स्वादिष्ट रसीली वस्तुएं रखी गई हैं जिन कैदियों को भूखा छोड़ दिया जाता है और जिन लोगों को सफर में या साहसिक यात्रा में भूखे रहना पड़ता है। उन पर की गई जांच से पता चलता है कि इन परिस्थितियों में उन्हें नियमित रूप से अपने अभावों की पूर्ति का स्वप्न आता है। ओटो नॉर्डेन्स कोड ने दक्षिणी ध्रुव संबंधी अपनी पुस्तक 1904 में जो उन्होंने लिखी थी, मैं उस स्टोरी की चर्चा की जो इस प्रकार है, जिसके बाद उसने जाड़ा गुजारा। जिल्द 1 पृष्ठ 336। हमारे स्वप्नों से हमारे विचारों के चलने की दिशा का बहुत स्पष्ट रूप से पता चलता था। जितने अधिक और जितने सजीव स्वप्न हमें उस समय आए उतने कभी नहीं आए थे। हमारे जिन साथियों को आमतौर पर बहुत ही कम स्वप्न आते थे, बेबी सवेरे इस कल्पना रोग के ताजे अनुभवों पर होने वाली गोष्ठी में अब लंबे लंबे किस्से सुनाते थे। अब सब स्वप्न उस बाहरी दुनिया के बारे में होते थे जो हमसे दूर छूट गई थी, पर प्रायः उनमें हमारी उस समय की अवस्था का निर्देश भी होता था।
खाने और पीने को केंद्र बनाकर ही हमारे स्वप्न अधिकतर चलते थे। हम में से एक आदमी जो नींद में बड़ी बड़ी दावतों में जाया करता था, सवेरे यह बताकर बड़ा प्रसन्न होता था कि स्वप्न में उसे 3 कोर्स वाला शानदार भोजन किया। एक और को तंबाकू का स्वप्न आया करता था। तंबाकू के पहाड़ दिखाई पड़ते थे उसे। तीसरे को एक जहाज दिखता जो पानी पर पूरी तरह तैरता हुआ आ रहा था और पानी से बर्फ साफ हो गया था। एक और स्वप्न उल्लेख योग्य है। डाकिया चिट्ठी लेकर आया और उसने उनके देर से आने की बड़ी लंबी सफाई पेश की। उसने कहा कि मैंने एक गलत जगह पहुंचा दी थी, जिन्हें वापस लेने में मुझे बड़ी परेशानी हुई। इससे भी असंभव बातें नींद में हमारे मनों में घूमती रहीं, पर जो स्वप्न मैंने देखे या दूसरों से सुने, उनमें एक बात बेसरूप कि प्रायः सब स्वप्नों में कल्पना का अभाव था। यदि हम इन सब स्वप्नों का लेखा रख पाते तो निश्चय ही यह बड़ी मनोवैज्ञानिक दिलचस्पी की चीज होती। आप कल्पना कर सकते हैं कि हम नींद के लिए कितने उत्सुक रहते होंगे, जो हम में से हर एक को वह चीज देती थी जिसके लिए वह सबसे अधिक उत्सुक था। एक और उदाहरण लीजिए जो डुप्रेल का है। मगो पार्क को अफ्रीका में यात्रा करते हुए प्यास के मारे मरा हुआ सा हो जाने पर लगातार अपने देश के जलमय पहाड़ों और घाटियों के स्वप्न आते रहे। इसी तरह ट्रैंक जब मैकडेबुर्ग के घर में भूख की यंत्रणा से परेशान था, तब उसने स्वप्न में अपने को बढ़िया भोजनों से घिरा हुआ देखा। और जॉर्ज बैंक, जिसने फ्रैंकलिन की पहली यात्रा में हिस्सा लिया था, जब अपने भयंकर अभावों के कारण भूख के मारे मरना सन था, तब उसे नियमित रूप से प्रचुर भोजन का स्वप्न आता था। यदि कोई आदमी शाम को बहुत अधिक तली हुई चीजें खाकर प्यास अनुभव करने लगे, तो उसे पीने का स्वप्न आने की संभावना है, पर तीव्र भूख या प्यास को दूर नहीं किया जा सकता। उस अवस्था में हम प्यास से जाग उठते हैं और हमें असली पानी पीना पड़ता है। यहाँ स्वप्न का कार्य व्यवहारिक महत्व का नहीं है, पर तो भी इतना स्पष्ट है कि यह हमारी नींद को उस उद्दीपन से बचाने के लिए आया था जो हमें जागने और कार्य करने के लिए प्रेरणा दे रहा था। जहाँ इच्छा की तीव्रता कम होती है, वहाँ संतुष्टि स्वप्न से प्रायः प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार जब उद्दीपन कामुक इच्छा का होता है, तब स्वप्न उसकी संतुष्टि करता है। पर इस संतुष्टि में कुछ उल्लेखनीय विशेषताएं दिखाई देती हैं, क्योंकि काम आवेग की यह विशेषता होती है कि वह अपने आलवन पर भूख और प्यास की अपेक्षा कुछ कम निर्भर होता है। इसलिए स्वप्न दोष में संतुष्टि वास्तविक हो सकती है और आलवन की दृष्टि से कुछ कठिनाइयां होने के कारण, जिन पर बाद में विचार किया जाएगा, प्रायः ऐसा होता है कि वास्तविक संतुष्टि तब भी एक धुंधली या विपर्यस्त स्वप्न वस्तु से जुड़ी होती है। स्वप्न दोषों की इस विशेषता के कारण वे, जैसा कि ओ वैंक ने कहा है, स्वप्न विपर्यास के अध्ययन के लिए उपयुक्त वस्तु है। इसके अलावा वयस्कों में इच्छा के स्वप्नों में संतुष्टि के अलावा प्रायः कुछ और चीजें भी होती हैं जो शुद्ध रूप से मानसिक स्रोत से पैदा होती हैं, और इन्हें समझने के लिए इनके निर्वचन की आवश्यकता होगी। प्रसंगवश मैं यह कह दूं कि हमारी यह मान्यता नहीं है कि शैशवीय प्रकार की इच्छा पूर्ति स्वप्न वयस्कों में ऊपर बताई गई अनिवार्य इच्छाओं की प्रतिक्रियाओं के रूप में ही होते हैं। हम इस तरह के छोटे स्वप्नों से ही स्पष्ट स्वप्नों से भी उतने ही परिचित हैं। ये स्वप्न कुछ अभिभूत करने वाली स्थितियों के कारण आते हैं और कुछ निश्चित रूप से मानसिक उद्दीपनों से पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए कुछ अधैर्य स्वप्न होते हैं जिनमें कोई आदमी किसी यात्रा की तैयारी कर रहा है या किसी नाटक में जाने की तैयारी कर रहा है जिसमें उसकी बड़ी दिलचस्पी है, या किसी व्याख्यान में या किसी से मिलने जाने की तैयारी कर रहा है। उसकी आशाएं स्वप्न में समय से पहले ही पूरी हो जाती हैं और वह असली यात्रा से पहली रात को ही अपनी यात्रा खत्म कर लेता है, या थिएटर पहुंच जाता है, या उस मित्र से बात कर लेता है जिससे मिलने वह जाने वाला है। फिर आराम स्वप्न है जिनका यह नाम ठीक नहीं है, जिनमें कोई आदमी जो सोता रहना चाहता है यह स्वप्न देखता है कि मैं उठ गया हूँ, नहाकर स्कूल पहुंच गया हूँ, जबकि असल में वह सारे समय सो रहा है, जिसका अर्थ यह है कि वह सचमुच उठने के बजाय उठने का स्वप्न ही देखना पसंद करेगा। इन स्वप्नों में नींद से हमने स्वप्न निर्माण में नियमित रूप से हिस्सा लेने वाली मान लिया है। साफ रूप में
अपने आप को प्रकट करती है और उनके असली उत्पादक के रूप में सामने आती है। नींद की आवश्यकता दूसरी बड़ी शारीरिक आवश्यकताओं के बराबर महत्व की है और यह उचित ही है। यहाँ मैं आपसे म्यूनिक की सेंट गैलरी में स्विन द्वारा बनाए गए एक चित्र की प्रतिलिपि की चर्चा करना चाहता हूँ। आप ध्यान से देखिए कि दिमाग पर छाई हुई परिस्थितियों के कारण जन्म लेते स्वप्नों का अनुभव कलाकार ने कितने सही रूप में किया है। चित्र का शीर्षक है कैदी का स्वप्न और स्वप्न का विषय निश्चित रूप से उसका कैद से भाग निकलना होगा। यह बहुत सुखदायी प्रश्न है, विचार है कि कैदी को खिड़की के रास्ते भागना है, क्योंकि खिड़की में होकर ही प्रकाश की किरण अंदर आई है और उसने उसे नींद से जगाया है। एक दूसरे के ऊपर जो बौने खड़े हैं वे उन उत्तरोत्तर स्थितियों को सूचित करते हैं जिन पर उसे खिड़की पर चढ़ने के लिए पहुंचना होगा। और यदि मैं गलती नहीं करता और कलाकार के आशय को समझने में अति नहीं कर रहा तो सबसे ऊपर वाले बौने का रूप जो जालियों को बीच में से पकड़ रहा है, कैदी भी स्वयं यही कार्य करना चाहेगा। मनुष्य के रूप के समान ही है। मैं कह चुका हूं कि बच्चों के स्वप्नों तथा शैशवी स्वप्नों के अनुरूप स्वप्नों को छोड़कर और सब स्वप्नों में विपर्यास की बाधा पार करनी पड़ती है। हम तुरंत यह नहीं कह सकते कि वे भी इच्छा पूर्तियां ही हैं और जैसा कि हम उन्हें मानना चाहते हैं या कुछ और, तथा उनकी व्यक्त वस्तु से हम यह अंदाजा भी नहीं कर सकते कि वे किस मानसिक उद्दीपन से पैदा होते हैं, अथवा यह भी सिद्ध नहीं कर सकते कि वे दूसरे स्वप्नों की तरह उद्दीपन को दूर करने या शांत करने का प्रयत्न करते हैं। सच्चाई यह है कि उनका निर्वचन करना होगा, अर्थात उन्हें अनुवादित या रूपांतरित करना होगा। विपर्यास के प्रक्रम को उलटना होगा और व्यक्त वस्तु के स्थान पर गुप्त को लाना होगा। इसके बाद ही हम इसके बारे में कोई सुनिश्चित घोषणा कर सकते हैं। बच्चों के स्वप्नों के बारे में हमने जो पता लगाई है वह बैठती है या नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।